डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले वीडियो है। मैं तमाम देखने वाले तलबा को दिल की अता गहराई से खुशामदीद पेश करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बोयला। बोयला क्या है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी इस लॉ को किसने प्रपोज किया, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका जो यूनिट है मैथमेटिकल इक्वेशन का वो क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पिथागोरस का, यानी चार्टेस का होगा, गेलो-सेक का होगा, पिथागोरस का होगा, और यूक्लिड इक्वेशन भी होगा, वंडर वाल इक्वेशन भी होगा। इसी तरह हम एक सीरीज शुरू करेंगे। लिहाजा अगर आप हमारे साथ दीजिए तो थैंक्स टू यू। चलो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बोयला। सबसे पहले बोयला को किसने प्रपोज किया? प्रपोज बाय इस लॉ को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने, बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट ब्रिटिश SCIN, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने 1862 इस लॉ को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल नामी साइंटिस्ट ने 1862 में प्रपोज किया। ये लॉ हमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान रिलेशन बताता है कि आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कि आपस में कैसे रिलेटेड है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर के वो मौका पर वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में कैसे रिलेटेड है। अब इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या है? दी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास gas is inversely proportional to implied pressure at constant temperature. So explain what हो गया at constant temperature. अभी बोयला का स्टेटमेंट यही है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक है वॉल्यूम और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको एक अहमियत नहीं दी गई है। याद रखिए दुनिया में दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है इनवर्स रिलेशन, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरा डिक्रीज होता है एट वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा इसके साथ साथ इंक्रीज होता है, ये है डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि बोयला कहता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब हम एक को एक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ प्रेशर में डिक्रीज होगा, या जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। इसी तरह एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ जो होता है, दूसरा फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये तो इसका हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग ना, सो सिंपल ना, इसमें किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है, लिहाजा इसको अपने ऊपर बोझ मत बनाना, ठीक है। इतना सिंपल है कि छोटे बच्चे भी इसे सीख जाते हैं।
इसका हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म शुरू करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म स्टेटमेंट में हमने कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अच्छा, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर का। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जब when temperature is constant। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसके साथ इसका ये रिलेशन होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। चल आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं। जब हम कभी भी किसी भी जगह पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो वहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वलिटी साइन लगाते हैं। चलो अब इसका नेक्स्ट स्टेप है बी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया, इक्वलिटी लगाया और कांस्टेंट को हमने के बतौर कांस्टेंट लगाया। अब ये 1/P इसी तरह लिखा। अच्छा, जब हम इस के को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? b इज इक्वल टू k बाई p। अब ये इसका फॉर्म है। अब जब हमने इस p को खत्म करना है, इस तरफ लाना है, तो क्या करना है? हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, p को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डिवीजन में है मल्टीप्लाइंग p टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग p टू बोथ साइड। अच्छा, v मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल टू a बाई p इनटू। अब ये जो डिवीजन में है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका हो जाएगा v e इज इक्वल टू e। या इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं और k इज इक्वल टू e। दिस इज दी सो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बोयला। ये है मैथमेटिकल फॉर्म बोयला का, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अब जो कि ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? अच्छा, इस कांस्टेंट की यूनिट में आने से पहले हमने एक चीज डिस्कस करना है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है इक्वेशन क्या था? k इज इक्वल टू PV। यही इक्वेशन था ना, याद रखें इस इक्वेशन को। इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था। जैसे हम ये जो बॉयल लॉ है, इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह? द प्रोडक्ट ऑफ pressure and same amount of volume of gas, same amount of volume of a gas is always constant। ये बोयला का दूसरा फॉर्म है। हम बोयला को इसी तरह भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट इट इज द वॉल्यूम बशर्ते इसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये सेम होगा, यानी सेम होगा और प्रेशर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको हम बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कांस्टेंट रहता है। ये जो कि एक लॉ है, ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। जब हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा डिक्रीज होता है, और जब हम एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरा इंक्रीज होता है।
चलो अब आते हैं इस कांस्टेंट की यूनिट की तरफ। इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? दूसरा है यूनिट ऑफ कांस्टेंट, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ कांस्टेंट। इसके लिए हम दो तरह की मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक है इसका ऐसा यूनिट में जो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का जो यूनिट है ऐसा यूनिट में, एक वो होगा, एक होगा कॉमन यूनिट। चलो पहले हम लेते हैं कॉमन यूनिट को, k इज इक्वल टू p एंड b। प्रेशर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन यूनिट में? Kn। इसको हम किस चीज से? डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये प्रेशर का यूनिट है, लिहाजा ये क्या बन गया? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब ये इसका कॉमन यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर चूंकि बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब। ये इसका ऐसे यूनिट में हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, इसका यूनिट डिराइव करते हैं। क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं या जूल। अच्छा, ये है इसी यूनिट, इस आई यूनिट, इस कांस्टेंट को ये है इस आई यूनिट है इसका। चलो अब हम आते हैं इसका बॉयलर का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पहले करते हैं। Now I am going to explain the boiler explanation. एक्सप्लेनेशन क्या है कि हम इस आपको वाज़ेह करें कि ये ठीक है या नहीं है, यानी मोर एक्सप्लेन करें इसका, इसकी जड़ पे जाएं। सपोज हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर हमने ले लिया, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमने एक पेस्टन रखा है, पेस्टन। अब ये जो चीज होगी ये वॉल्यूम हो गया, ये गैस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल है। ये जो एरिया हो गया ये इस गैस का वॉल्यूम हो गया, और ऊपर से जो है ये प्रेशर है। अच्छा, क्यों ये प्रेशर है? इनिशियल प्रेशर है और इनिशियल वॉल्यूम है। P1 V1 अच्छा, P1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल प्रेशर को और V1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को। अच्छा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो इसके साथ साथ वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है, यानी सेकेंड फिगर है। इसी तरह से प्रेशर को हमने यहाँ तक लाया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसके साथ साथ वॉल्यूम में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अच्छा, तो नाउ इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। नाउ व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम P1 to P2, the value ultimately यानी खुद ब खुद changes to V2 from V1। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब हम पहले हमारे पास इनिशियल प्रेशर था
और इनिशियल टेम्परेचर का। जब हमने इनिशियल प्रेशर को इंक्रीज किया यानी P2 तक लाए और वॉल्यूम हो गया V2, अब क्या होगा इसका K is equal to E2 and V2. Remember these two equations. It is equation number 3. It is equation number 1. Equation number 2. अच्छा, अब चूंकि ये P1 V1 is equal to कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट के बराबर है और ये भी कांस्टेंट के बराबर है, तो नाउ कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के साथ साथ हमें एक नया इक्वेशन हासिल होगा। चल आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरह से होता है। अच्छा, P1 V1 is equal to K, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया था। दूसरा है P2 V2 is equal to K, इसको हमने comparing these two equation, comparing these two equation, यानी ये दोनों कांस्टेंट के बराबर है, तो ये भी राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। लिहाजा P1 is equal to P2 V2. This is the इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम जैसे भी हो आपस में सेम होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अच्छा, हम चलते हैं, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये इक्वेशन है जो हमने अभी लिख लिया, यानी P1 is equal to P2 V2। ये एक अहम इक्वेशन है, इसको याद रखना है। इस इक्वेशन में आपके लिए न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, यानी एक का वैल्यू दिया होगा, दूसरे का दिया होगा, तीसरे का दिया होगा, चौथे का नहीं दिया होगा और कहेगा कि इसका वैल्यू मालूम करे। तो अच्छा, वो तो हम अभी पढ़ाने वाले हैं, चलो, लेकिन ये इक्वेशन रिमेंबर करना है, इसे याद रखना है। बहुत अहम इक्वेशन है। अब है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम जब किसी भी लॉ को प्रपोज करते हैं तो उस लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं कि आया ये लॉ ठीक है या नहीं है, ये लॉ हमें सही रिलेशन देता है या नहीं है। अच्छा, तो हम इसी तरह वो लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि ये लॉ ठीक है या नहीं है। सपोज इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो सपोज करें एक बीकर है, इसमें हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाले हैं, ये है हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, ये है इसका इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर है इसका। अच्छा ठीक है ना, सपोज करें कि प्रेशर 2 atm है और वॉल्यूम जो है वो 1 g³ है, 1 g³ है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन डेराइव किया था हमने PV = K, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल है इसके साथ हम मान लगाते हैं। अब इसमें ये वैल्यू जो है 2 atm in 1 dm³। now we are going to put in this equation, so 1 dm³, 2 atm is equal to K। ऐसे क्या आता है 2 dm³ atm। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला। अब जब हम नेक्स्ट बोला तो हमें क्या कहता है कि जब वॉल्यूम ऑफ गिवन मास सेम होगा, अब ये सेम होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा चलिए अब चलते हैं, हमने सेकंड बीकर लिया या सेम, सपोज इट इज द सेम बीकर, हमने
प्रेशर को इंक्रीज किया, यहाँ लाया, किया 4, चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ प्रेशर को इंक्रीज किया 4 atm तक, इसके साथ साथ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया ना, ये वॉल्यूम भी डिक्रीज आ गई। जब हमने इसको दुगना इंक्रीज किया तो इसको भी हाफ करेंगे, हाफ वी क्यू। अच्छा, अब जब हम इसकी इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या होगा, इक्वेशन भी, प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ये क्या हो गया E2V2 इज इक्वल टू, ये सेकंड प्रेशर है और ये सेकंड वॉल्यूम है। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, याद रखें मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अच्छा, प्रेशर का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, चला प्रेशर है 4 atm, वॉल्यूम जो है 1/2 डेसीमीटर क्यूब, अब 4 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, and 2 into 1 is equal to 2 atm डेसीमीटर क्यूब। ये बॉयल ने सही लॉ प्रपोज किया है, यानी यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, वॉल्यूम मास जो है वो भी सेम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अच्छा, हेंस हम लिखते हैं कि हेंस, इसी तरह हम आगे भी जा सकते हैं, प्रेशर को और इंक्रीज कर सकते हैं, एक बार इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरी बार भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या नाम देंगे, E3V3 एंड P4V4 नाम देंगे। जब हम प्रेशर की जो तीसरी वैल्यू लेते हैं तो वहाँ यहाँ पर पुट करेंगे, जब 4 की चौथी वैल्यू लेते हैं तो वो यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, हेंस इट्स प्रूव ये साबित हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, always constant for same mass of degrees। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। थोड़ा सा एक रिव्यू और लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी लॉ को हम एक्सपेरिमेंटल यानी लेबोरेटरी में वेरीफाई करते हैं कि ये लॉ ठीक है या नहीं है। पहले हमने एक यानी टेम्परेचर जो था वो 2 रखा था और वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब रखा था। जब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट किए तो उससे आ गया 2 डेसीमीटर क्यूब HM कांस्टेंट। जब हमने प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज किया 4 तक ले गए और वॉल्यूम इसके साथ साथ डिक्रीज हो गया, हाफ तक हो गया। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया P2V2 इज इक्वल टू K। इससे भी ये देख लिया कि ये से भी 2 आया है, इससे भी 2 आया है, लिहाजा इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ वॉल्यूम जब सेम हो गई, ये जो गैस हमने ली है इसका जो मास है वो सेम होगा तो ये लॉ वेरीफाई होगा, वरना ये लॉ गलत होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी तरफ आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम इस लॉ को ग्राफ के जरिए देखते हैं कि ये ग्राफ के जरिए कैसे आता है। याद रखिए जब इस लॉ में टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर को हम बतौर कांस्टेंट लेंगे, ये किस चीज के दरमियान होगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान होगा। सपोज करें टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। अच्छा, वॉल्यूम को हम y एक्सिस पर लिखते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन हो गया।
This point are called origin. This is x-axis and this is y-axis. Now we are doing to check the volume on y-axis. अगर हमने वॉल्यूम को y-axis पर लेना है, वॉल्यूम V-O-L-U-M-E वॉल्यूम को हमने y-axis पर लिया, प्रेशर को हम क्या करेंगे, लेते हैं x-axis पर। अच्छा, इस पर हम पॉइंट लगाते हैं, फिर एक स्केल सेलेक्ट करते हैं, ये प्रेशर वेव्स वॉल्यूम ग्राफ, यानी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल। जब वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी सबसे ज्यादा है वॉल्यूम, प्रेशर को देखिए, प्रेशर सबसे कम है, यहाँ पर है। अच्छा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज आता है। इस तरह यहाँ वॉल्यूम यहाँ पर है पहले, अब ये हो गया, यह है पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गए मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, जब वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के साथ साथ प्रेशर भी तकरीबन यहाँ तक पहुँच गया, तकरीबन। जब और इंक्रीज किया तो यहाँ पर पहुँच गया, इसी तरह यहाँ पर पहुँच गया, जब यहाँ इसी तरह। वॉल्यूम की डिक्रीज के साथ साथ, यानी प्रेशर की इंक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम में डिक्रीज आता है, तो इस ये जो टर्म है, ये जो ग्राफ है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका आइसोथर्म क्यों कहते हैं, इसको इसलिए आइसोथर्म कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो है वो सेम होता है, चाहे आप पर भी हो, यहाँ पर कहाँ पर भी हो, इसमें टेम्परेचर सेम होता है। लिहाजा ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। Thanks for watching. Subscribe my channel Al Iqra Academy.